आगे लिखेंगे कल से। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, वर्णों का उच्चारण स्थान चल रहा है और उसकी अगली लाइन है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। राम का शब्द रूप एक आपको जरूर याद करने के लिए कहूंगा और बाकी कुछ याद नहीं करना है राम के शब्द रूप के अलावा। राम की छठी विभक्ति होती है रामस्य, राम की छठी विभक्ति है रामस्य और जिह्वा मूलीय शब्द उसकी कौन सी विभक्ति हो गई? जिह्वा मूलीयस्य, रामस्य जिह्वा मूलीयस्य छठी विभक्ति है। तो सातवां आपका उच्चारण स्थान संबंधित वर्ण है जिह्वा मूलीय वर्ण। लिखें इसका जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, हाँ जो भी है नंबर डालते हैं ना। जिह्वा मूलीय, अब ये जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से होते हैं देख लीजिएगा। निश्चित वर्ण है ये क और ख, इसके आगे जब चंद्र बिंदु होते हैं तो वो जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाते हैं। लिखेंगे जिह्वा मूलीय वर्णों का, जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान, जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल है। जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल का मतलब यह है जीभ जहां से आपके मूल भाग से शुरू हो रही है वो उसका उच्चारण स्थान। और जिह्वा मूलीय वर्ण निश्चित वर्ण होते हैं। ये क और ख के आगे जब चंद्र बिंदु आते हैं और ये चंद्र बिंदु कहलाते हैं अर्ध विसर्ग। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध विसर्ग। कहां से शुरू किया था? अ से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ई इचु यशानाम तालु, उ उपपदमानीयाम ओष्ठौ, रि ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृ ऋतु लसानाम दंताः, ए ऐ इदयितो कंठ तालु, ओ औ ओदौतो कंठोष्ठम। वह लिख दिया? नहीं लिखा? तो अगला था जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम और इसके अगला लिखेंगे वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। राम की छठी विभक्ति होती है रामस्य। व को संस्कृत में कहते हैं वकार, क को कहते हैं ककार, च को कहते हैं चकार। अब आपने कर दिया वकारस्य, कौन सी विभक्ति हो गई? छठी। तो लिखेंगे व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान, वकार का अर्थ होता है व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, दांत और होठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है भाई, वह जब भी बोलोगे तो दांत होठ के लगेंगे ही। अब कोई ये कह दे कि मैं बिना दांत के होठ के लगाए वह को बोल दूंगा, बोला ही नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बोला जाएगा। ईश्वरीय सृष्टि ऐसी है। समझ में आ रही? आप यहाँ पर जो बैठे हैं ना वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम बोलना सीख चुके हैं और सीखने के बाद में व्याकरण की गति कैसी हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वह का उच्चारण स्थान निश्चित रूप से कौन सा होता है? दंतोष्ठ। इसके अलावा ये वर्ण नहीं बोला जा सकता। अब आइए आगे, वकारस्य दंतोष्ठम। अगला लिखेंगे अनुस्वारस्य नासिकाम, एकमात्र ऐसा वर्ण जो कहां से बोला जाता है? नाक से। अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिकाम, अनुस्वारस्य नासिकाम। रामस्य कौन सी विभक्ति होती है? छठी। मूल शब्द है अनुस्वार, छठी विभक्ति कौन सी हो गई? अनुस्वारस्य। तो लिखेंगे इसका अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका कहते हैं नाक को। अनुस्वार कहां से बोला जाता है? नाक से। एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको बोलने में मुंह की आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ इसकी अभिव्यक्ति भी किससे होती है? नाक से। ठीक है। और अंतिम में लिखूंगा, यहां से संस्कृत विषय का प्रारंभ होना शुरू होगा। अभी तक हिंदी चल रही है, लाइनें संस्कृत में लिख रहे हो और मैं जो भी लिखूंगा, देखो दो प्रकार का शिक्षण होता है। पहला शिक्षण होता है निदानात्मक शिक्षण और दूसरा होता है उपचारात्मक शिक्षण। समझ में आ गई? मेरी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया जानबूझ के होगी इस क्लास में। मैं कोई भी चीज, मैं हर काम करूंगा जानबूझ के ही करूंगा, क्योंकि मैं पहले निदान करूंगा फिर उपचार करूंगा। पहले तो आपकी समस्याओं को आपके इस पटल पर रखूंगा, फिर आपको आपकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा और फिर उसका मैं उपचार करूंगा। तो शिक्षण भी दो प्रकार का होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक, और अधिगम भी दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? वो भी उपचार, निदानात्मक और उपचारात्मक। अब मैं यहाँ लिखूंगा कुछ और मैं कुछ लिखूंगा तो आपको जब मैं लिखूं तो पकड़ना है उस विषय को। जब पकड़ोगे तब संस्कृत को थोड़ा थोड़ा समझ पाने की चेष्टा करोगे। य म ग ण ना नाम नासिका च। रटना एक शब्द भी नहीं है, ध्यान रखना। पहले ही बोल रहा हूं, मैं सब कुछ यही करवाऊंगा। लिखो इसको एक बार, यमंगणानाम नासिका च, यमंगणानाम नासिका च, यमंगणानाम नासिका च। अब देखिए मैंने क्या लिखा है आपके सामने, आपकी कॉपी देखते रहना। कौन सा वर्ण है ये?
च, छ, ज, झ और य, पांचवा वर्ण। प, फ, ब, भ और म कौन सा वर्ण है? पांचवा। क, ख, ग, घ, घ कौन सा वर्ण है? पांचवा। आप इसको बोल भी नहीं सकते हो, एक बात बता देता हूं अभी आपको। और ट, ठ, ड, ढ, ण कौन सा वर्ण है? पांचवा। और त, थ, द, ध, न कौन सा वर्ण है? पांचवा। ये तो ठीक है। अब मैं यहाँ एक शब्द लिखाऊंगा और वो ये रहेगा, यम प्रत्याहार में आने वाले 5 वर्ण कौन से हैं? य, म, ङ, ण और न। इनका उच्चारण स्थान वो है मुख सहित नासिका। यानी ये वर्ण बोला तो मुंह से ही जाएगा, लेकिन सहायता किसकी ली जाएगी? नाक से। इसलिए इसको कौन सा कहते हैं अपन? ये वर्ण कैसा कहलाता है? अनुनासिक। मेरा अभी विषय ये नहीं रहेगा। मेरा विषय ये है कि आप संस्कृत भाषा को यहाँ से पकड़ना शुरू करें। आपके सामने 5 वर्ण लिखे हुए हैं, ये संस्कृत की सीक्वेंस होगी। कौन कौन से लिखे हुए हैं? य, म, ग, ण और न। आपको इन पांचों ही वर्णों की एक सीक्वेंस दिख रही है। कौन सी सीक्वेंस है? ये हिंदी की सीक्वेंस है क्या? यदि हिंदी होती तो पहले कवर्ग का कौन सा वर्ण आता? क, ख, ग, घ, ङ। फिर कौन सा आता? च, छ, झ, झ। यदि आप हिंदी पढ़ रहे होते ना तो कौन सा आता? क, ख, ग, घ, ङ। फिर च, छ, झ, झ, य। फिर त, ठ, ड, ढ, ण। फिर त, थ, ड, ढ, न। और फिर प, प, ब, ब, म। ऐसे आता है। आपको ये सीक्वेंस दिख रही है क्या? ये तो क्या समझ में आया आपके? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि संस्कृत के वर्णमाला की सीक्वेंस ही अलग है। और आपको एक बात बता दूं, हिंदी है तद्भव, संस्कृत है तत्सम। समझ में आ रही है? यानी आपकी मूल जो भाषा चलेगी वो संस्कृत ही चलेगी, और उसमें से हिंदी वालों ने क्या किया है? वर्ण को ग्रहण किया है। एक बात ही समझानी है, हिंदी की वर्णमाला की सीक्वेंस और संस्कृत के वर्णमाला की सीक्वेंस क्या होती है? अलग अलग। और संस्कृत के वर्णमाला की सीक्वेंस सुनो कहां से होती है। य कौन से वर्ग का वर्ण है? च वर्ग का। म कौन से वर्ण का वर्ग? पवर्ग का। ये सीक्वेंस ये हो रही है, चवर्ग पवर्ग। फिर कौन सा वर्ग आ गया? कवर्ग। फिर कौन सा वर्ग आ गया? टवर्ग। और फिर कौन सा वर्ग आ गया? ये ओरिजिनल जो भाषा है ना उसकी सीक्वेंस ये है, चवर्ग पवर्ग कवर्ग टवर्ग और तवर्ग। और हिंदी ने इसको किस रूप में ग्रहण कर लिया? क, च, ट, त और प। और आप लगातार हिंदी पढ़ते आ गए, 15 सालों से आप हिंदी पढ़ रहे हैं। बड़ी विचित्रता की बात सुनिए आप। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सिर्फ 42 घंटे पढ़ाऊंगा संस्कृत। 42 से 43वां नहीं लूंगा, लेकिन ये मेरी गारंटी रहेगी 42 घंटे के इस विषय में पूरी संस्कृत सिखा के भेजूंगा, तन्मयता से पढ़ते रहे तो। और आप हिंदी कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 17 सालों से, 18 से। लेकिन फिर भी हिंदी का व्याकरण पढ़ने के लिए बैठे हो आप। इसका मतलब बड़ी विचित्रता की बात है ये कि जो भाषा हम 17 सालों से बोल रहे हैं, जो भाषा हम 17 सालों से लिख रहे हैं, हमारे व्यवहार में आ रही है, फिर भी हम क्लास में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको समझने की चेष्टा करना मैं क्या कह रहा हूं। अब आप लिखोगे, और एक बात मैंने आपको बता दी कि वर्णों की सीक्वेंस क्या होगी? चेंज। अब मैं बोल रहा हूं वो लिखते रहना। यमंगणा नाम नासिका च। अर्थ लिखेंगे यम। अभी कुछ चीजें अस्पष्ट हैं, वो अगले प्रकरण में खुलेगी। यम, ये लिखा हुआ है, यम प्रत्याहार में आने वाले, यम प्रत्याहार में आने वाले प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, यम प्रत्याहार में आने वाले प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण। अब ये कक गगम वाला मामला नहीं चलेगा। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण सामने देखते रहना, ञ, य, म, ङ, ण और न। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण य, म, ग, ण और न का उच्चारण स्थान, मुख सहित नासिका है। मुख सहित नासिका है। अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हर पेपर में सवाल दिखेगा, अनुनासिक वर्णाः कति सन्ति। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग के अंतिम वर्ण। कौन कौन से? य, म, ग, ण और न। ठीक है भाई, ये 11 लाइन आ गई आपके, और 11 लाइन आ गई है तो मैं वापस बोल रहा हूं, मिलाना एक बार, अंतिम बार बोल रहा हूं, अगली बार प्रकरण में कहीं नाम नहीं आएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशानाम तालुः, उपपदमानीयाम ओष्ठौ, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, एदैतोः कंठ तालु, ओ और औ, ओदौतोः कंठोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, वकारस्य दंतोष्ठम, अनुस्वारस्य नासिकाम और यमंगणानाम नासिकाच। एग्जाम के सवाल यदि सीधे आते हैं, कई बार गद्यांश देते ही नहीं है एग्जाम में, और इस बार तो सरकार ने अभी 2 दिन पहले की न्यूज सुन लो, गवर्नमेंट कह रही है कि 3rd ग्रेड के पहले हम तो टेट का टाइप एग्जाम कराएंगे नया। समझ में आ गई? इसका मतलब 2 बार एग्जाम देना है और 2 बार भाषा का देना है, और भाषा में सबसे ज्यादा नंबर क्यों इसमें ही आएंगे। आप यदि नहीं पढ़, आप यहाँ क्लास में नहीं आते ना, तब भी मान के चलना संस्कृत भाषा में कम से कम 18 नंबर लाते।
लाते इतना, भले अभी उठ के चले जाओ आप और सीधे एग्जाम देने चले जाना, आएंगे इतने। मैं कह रहा हूं भले आपके साइंस हो, भले आपके कोई कुछ भी विषय हो, हम यहाँ संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 18 के लिए भी नहीं करवा रहा हूँ, मेरा तो संघर्ष 25 से 30 के बीच में है। मेरी क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे, मैं ये मान के चलता हूँ 25 नंबर उनके हाथ में है और ये 5 नंबर का गैप मेरे को डालना है। समझ में आ रही? बस मैं इतना ही काम करा रहा हूं आपको। इसके लिए मेरी अभिव्यक्ति में आपको आना पड़ेगा। और मैंने क्या पढ़ाया? सबसे पहले ये पढ़ाया एक वर्ण नहीं चलेंगे अभी बहुत दिन तक, और सबसे पहले पढ़ाया ह्रस्व। वर्ण 2 प्रकार के, कौन कौन से हो गए? अच और हल। अच की एक सीक्वेंस सेट कर दी है। क्या सीक्वेंस सेट की? ह्रस्व। ह्रस्व कहते हैं कितने वर्णों का बोध हो रहा है? अ, ई, उ, री, लृ। गुण ए, ओ, वृद्धि ऐ, औ। ठीक है भाई, यही हमने पढ़ा। इसके बाद में मैंने ये कहा हल। हल में पहला वर्ण कौन सा था? स्पर्श, 25 वर्ण। अंतस्थ कौन कौन से? य, व, र, ल, ऊष्म, स, श, श, ह और अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। ठीक है, ये सामान्य रूप से वर्ण हुआ। लेकिन प्रश्न सामान्य रूप से कभी नहीं आएगा, वो पूछेगा पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 अथवा 64। और इसमें स्वर कितने हैं? 21 अथवा 22। भेद क्यों आ रहा है? लृ वर्ण के कारण। फिर अपना था व्यंजन कितने हो गए? 42। जैसे ही वर्ण पढ़ाए तो मैंने दूसरा टॉपिक लिया वर्णों का उच्चारण स्थान। 8 प्रकार के वर्णों के उच्चारण स्थान है जिनसे विभिन्न प्रकार के वर्ण बोले जाते हैं। फिर जैसे ये वर्ण के उच्चारण स्थान पढ़ाए तो लास्ट में, सबसे लास्ट में एक सूत्र आया य, म, ग, ण और न। और ये आते ही मैंने आपको बोल दिया कि यहां पर ध्यान रखिएगा, संस्कृत की वर्णमाला ही क्या आएगी? अलग। ये आएगी नहीं जो पढ़ रहे हो आप। समझ में आ गई? सरलता से कठिनता, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको। जो ज्ञात विषय है उसको खींच रहा हूं, फिर अज्ञात में ले जा रहा हूं। अब मैं संस्कृत की वर्णमाला को लिख रहा हूं, और जो संस्कृत की जो वर्णमाला होगी, आपको पहले अपना पेन कॉपी नीचे रख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा वो याद करके ही आगे चलाऊंगा, उसके आगे नहीं लिखूंगा, बंद कर दो, नहीं लिखना भी। और संस्कृत की वर्णमाला होगी वो होगी माहेश्वर सूत्रों से। समझ में आ गई? आपकी संस्कृत की वर्णमाला, इसका मतलब माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। कितने होती है? 14। और इसमें है क्या? वर्ण। कौन सी भाषा के वर्ण है? संस्कृत भाषा के वर्ण है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्र लिखूंगा, लेकिन यहीं पे याद करेंगे सारी चीज, घर जाके कुछ नहीं, सब कुछ यही मैच होगा अपना। और आपको पहले दिन पढ़ाया कि भाषा में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है? वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है? भाषा। आपसे पूछा कि भाषा क्या ऊपर से आई? आपने कहा नहीं, हमने बनाई। किससे बनाई? कि वाक्य से बनाई। फिर पूछा वाक्य कि हमने बनाए, किससे बनाए? शब्दों से। फिर पूछा शब्द हमने बनाए, किससे बनाए? वर्ण से। फिर पूछा वर्ण किसने बनाए? ऊपर से आई, हमने नहीं बनाए। ठीक है, वर्ण कहां से आए? वो तो ऊपर से ही आए हैं। और महर्षि पाणिनि, नाम सुना है? यदि नहीं सुना है, पहली बात तो इसका अर्थ सुन ले। माहेश्वर सूत्र, इसमें मूल शब्द है महेश्वर। महेश्वर नाम है भगवान शिव का। किसका नाम है? भगवान शिव ने डमरू निनाद के माध्यम से ये जितने भी माहेश्वर सूत्र है वो किसको दिए? महर्षि पाणिनि को। आप कोई भी संस्कृत की, अभी तो किताब लेनी नहीं है, संस्कृत की किताब देखनी नहीं है अभी, लेकिन जब भी खरीदोगे बाद में, तो एक संस्कृत की किताब के सबसे पहले पन्ने पर भगवान शंकर का चित्र मिलेगा, और नीचे एक ऋषि हाथ जोड़े हुए प्रार्थना करते हुए मिलेगा, और 14 ये सूत्र आपको लिखे हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये सूत्र महर्षि पाणिनि को किससे मिले? भगवान शिव से। और इसमें वर्ण है, रटना एक भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से याद करवा चुका हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन माहेश्वर सूत्रों में मैं अंतिम वर्ण लिखूंगा ना, लास्ट वर्ण, वो गिनना ही नहीं है। अंतिम वर्णों को नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि उसका क्या हो जाता है? लोप। अंतिम वर्ण को हम नहीं, मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन आपको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब इस दृष्टि से देखिए, पहला माहेश्वर सूत्र है, सबको सब याद है, मैं याद करवा के लाया हूं, अ, ई, उण। अंतिम नहीं गिनना है, नहीं गिनना है तो देखो ही मत इसको अभी। अ, ई, उण, री, री और क, तीनों ही मत, देखो ही मत इसको। तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? ए, ओंग। और चौथा माहेश्वर सूत्र है आई, औ। अंतिम वर्ण नहीं देखना। जब आप अंतिम वर्ण को नहीं देखोगे तब वर्णों की सीक्वेंस देखिए क्या हो गई? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। खत्म। सबको याद है ये क्या सीक्वेंस हो गई? अंतिम वर्ण नहीं गिनना है, इसका प्रयोजन है, प्रयोजन आएगा तब पढ़ाऊंगा। तो आपके माहेश्वर सूत्र कौन से हो गए? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। खत्म। अब आपको यहां मेरे को बताइए, कहीं दीर्घ वर्ण दिखा क्या? आ दिखा किसी को लिखा हुआ? कहीं बड़ी ई आई, कहीं बड़ा ऊ आया, कहीं बड़ी री आई? नहीं आई। इसका मतलब हमारी भाषा में ये वर्ण होते ही नहीं। समझ में आ गई? हम अ को कहते ही आ का बोध कर लेते हैं, ई को कहते ही बड़ी ई का बोध कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो क्रम क्या रह गया? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। खत्म। अब इनमें 5 मूल स्वर हैं। 5 स्वर कैसे हैं? मूल कौन कौन से? भाई भाषा के तो मूल स्वर ही 5 है। कौन कौन से हो गए? अ, ई, उ, री, री, ये बेसिक स्वर।
ए ओ ऐ औ ये संधि अक्षर है, जिसमें ए ओ गुण है, ऐ औ वृत्ति है। ठीक है भाई, 4 माहेश्वर सूत्र, किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें। अब 5वां माहेश्वर सूत्र शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ गिनती लिख रहा हूँ। हिंदी भाषा पहले पढ़ाई, जानबूझ के पढ़ाई है, नहीं तो मैं सीधा यही से शुरू करता ना, पर जानबूझ के पढ़ाई क्यों? क्योंकि मैं ज्ञात से अज्ञात में ले जा रहा हूं। मैं 5वां माहेश्वर सूत्र करूंगा ह से शुरू, तन्मयता से देखते रहना, गणितीय भाषा है। मैं शुरू कहां से करूंगा? ह से, और खत्म कहां पे कर दूंगा? ह पे। शुरू भी ह से करूंगा, खत्म भी कहां पे करूंगा? इसका मतलब ह वर्ण कितनी बार आएगा? 2 बार। अब हिंदी में जो अंतस्थ वर्ण आप नीचे बोल रहे थे, उसको उठा के ऊपर ले आओ। बताओ अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, नहीं, य, व, र, ल, ह, यवर, ल। अब उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1, हाँ यवर, 5 4, 5 मतलब 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, और फिर पहला वर्ण, और लास्ट में बच गए ऊष्म वर्ण। कौन कौन से होते हैं? स, श, श, ह। ये माहेश्वर सूत्र बन गए आपके। वापस बोल रहा हूं एक बार, यदि कोई कहे माहेश्वर सूत्र को रटना, एक भी नहीं, बार बार बोल रहा हूं, जो रटा वो गिरा, क्योंकि आप रट ही नहीं पाओगे। वर्ण का काक रटोगे क्या? वर्ण अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ह यवर, 5 4 3 2 1, स, श, श, ह। अंतस्थ ऊपर, ऊष्म नीचे। अब देखते हैं, लिखते हैं क्या लिखा मैंने। अब 5वां माहेश्वर सूत्र आ रहा है, वो है ह, य, व, रट, और छठा माहेश्वर सूत्र है लण। अंतिम वर्ण गिनना ही नहीं है, जब नहीं गिनोगे तो क्या आ गया? ह, य, व, र, ल आया। यानी क्या हो गया? अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ह यवर, ल। इसके बाद में बताइए कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा आएगा? 5वां। हर वर्ग का 5वां अक्षर, इसलिए 7वां माहेश्वर सूत्र है य, म, ग, ण, नम। अभी हिंदी की सीक्वेंस हटा देना, बिल्कुल हिंदी नहीं चलेगी यहाँ। च, सिर्फ ध्यान रखें अक्षर कौन सा आ रहा है? 5वां। च, छ, ज, ज, य, प, फ, ब, भ, म, क, ख, ग, घ, ट, ट, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। कौन सा वर्ण आ रहा है? 5वां। संधि पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, ये उलट फेर की बात नहीं कर रहा हूं, संधि चल रही है। 5वां। 5वें के बाद में कौन सा आएगा? चौथा। इसलिए 8वां, और कोई फर्क नहीं पड़ता ये 2 में आ रहा है नहीं 1 में आ रहा है, अपन ने थोड़ी बनाए ये सूत्र तो पाणिनि के द्वारा प्रदत्त है, तो अपन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये 5वां चौथा, ये 1 लाइन में आ रहा है, 2 लाइन में आ रहा है, कुल मिला के 5 के बाद में कौन सा अक्षर आ रहा है? चौथा। देखते हैं कौन सा आता है? ज, भय और ग, ढ, धश। देखो ये च, छ, ज, ज, प, फ, ब, भ, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ट, थ, द, ध। 5 के बाद में कौन सा अक्षर आया है? 4। सीक्वेंस भी ध्यान नहीं रखनी है आपको कि च वर्ग पहले आ रहा है या क वर्ग पहले आ रहा है, कोई मैटर नहीं। समझ में आ गई? कोई मैटर नहीं, मैटर यह है कि 5 के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? 4। 4 के बाद में बताओ कौन सा आएगा? 3। इसलिए 10वां माहेश्वर सूत्र है ज, ब, ग, ड़, दस। च, छ, ज, प, फ, ब, क, ख, ग, ट, ठ, ड, और त, थ, द। वर्ग का कौन सा अक्षर आ गया? तीसरा। समझ में आ रही है? अब आइए तीसरे के बाद में कौन सा आएगा? दूसरा। अब दूसरा लेते हैं। 11वां माहेश्वर सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, द, और 12वां है क, प, य। क, ख, प, फ, च, छ, ट, ठ, त, थ। कौन सा अक्षर आया? दूसरा। दूसरे के बाद में कौन सा आएगा? पहला। च, ट, त। अंतिम नहीं गिनना, क, प। कौन सा अक्षर आया? पहला। पहले के बाद में क्या आएगा? स, श, सर, और 14वां माहेश्वर सूत्र है हल। स, श, श और ह। बन गए माहेश्वर सूत्र। मेरे को आज यदि कोई ये इंटरव्यू में पूछ लेना संस्कृत भाषा का कि माहेश्वर सूत्र बोलो, कभी नहीं बोलूंगा, कहूंगा अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ह यवर, 5 4 3 2 1, स, श, श। खत्म। बात समझ में आ रही है क्या लिखा आपने? और यही क्रम। और एक बात बताऊं आपको, अभी एक बैच चल रहा था कोई, मैंने ये बोला पूरा पढ़ा दिया, छोटा सा था, पूरा पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद में पता है मैंने क्या किया? आप मेरे को, मैं एक बड़ा विचित्र प्राणी हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको, नहीं हो तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। मैंने उन 15 ही विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे उनकी सारी कॉपी लेके जला दी। सच्ची में जला दी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरा कोर्स करने के बाद, आप हंस रहे हो, बाद में मैंने उनको फोटोकॉपी करके दी। समझ में आ रही है? पर मैंने जला दी। क्यों जलाई पता है? क्योंकि वो विद्यार्थी एक ही काम कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहे हैं, बोल रहा हूँ वो लिख रहे हैं, ध्यान समझने पे है ही नहीं। जब तक भाषा नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए मेरी अभिव्यक्ति में आना पड़ेगा। समझ में आ रही है? कैसे पढ़ाया? अ ई उ री री ए
ओ आई औ। ह यवरल 5 4 3 2 1 स श श। खत्म, ये बन गए माहेश्वर सूत्र। एक प्रश्न आपके दिमाग में रह गया और वो ये रह गया कि सर जब ये अंतिम वर्ण गिनने ही नहीं है तो लिखा क्यों है? समझ में आ रही है ना? यही प्रश्न रहा है आपके दिमाग में, बाकी कुछ नहीं। जब ये गिनना ही नहीं है तो लिखा ही क्यों इनको? इसका उत्तर अगले टॉपिक में आएगा। समझ में आ रही है? तो अब इन माहेश्वर सूत्रों के बारे में लिखेंगे पहले, और इसको लिखो, बोल रहा हूं मैं, और इसको लिखेंगे। लिखें, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। 14 का मतलब होता है चतुर्दश। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। मैंने इसको चतुर्दश लिखा है, क्यों लिखा? चतुर मतलब 4, दस मतलब 10, द्वंद्व समास है ये। 4 और 10 मिलके कितने हो गए? 14। 14 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्दश। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है तथा ये माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा, तथा ये माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा, ऐसे लिखेंगे अब, डमरू निनाद की, भगवान शिव के द्वारा डमरू निनाद कहते हैं ध्वनि को, डमरू निनाद के माध्यम से महर्षि पाणिनि को, डमरू निनाद के माध्यम से महर्षि पाणिनि को दिए गए हैं। ये 14 सूत्र भगवान शिव के द्वारा डमरू निनाद के माध्यम से महर्षि पाणिनि को दिए गए हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में आपको क्या दिख रहा है? इनमें देख के बताओ, ये क्या लिखा है? ये क्या है? क्या ये वर्ण? किस भाषा के वर्ण है ये? संस्कृत के। तो अब अगली लाइन होगी, लिखोगे, इन माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों का विवेचन है। इन माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों का विवेचन है। संस्कृत भाषा के वर्णों का विवेचन है तथा इसमें 9 स्वर एवं 33 व्यंजन हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर और 33 व्यंजन हैं। आप इसको गिनोगे ना, अंतिम वर्ण नहीं गिनना है क्योंकि उनका लोप हो जाता है। जब आप गिनोगे तो 33 नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 34 आएंगे। कितने आए? 34। मैंने कितने लिखा है? 33। क्यों लिखा है भाई? क्योंकि ह कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 बार काउंट नहीं करना है। तो इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 और 9 मिलाओ, कितनी संख्या हो गई? 42। अब आपकी छठी क्लास में, 7वीं क्लास में जो आपकी डाउट थी ना, वो सारी क्लियर होगी अब। यानी माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर 33 व्यंजन है। आगे लिखें, तथा इसमें कुल 42 वर्ण, तथा इसमें कुल 42 वर्णों का विवेचन है। इसमें कुल 42 वर्णों का विवेचन है। समझ में आ गई? सीधे सवाल है अब ये, माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण कितने हैं? 42 में स्वर कितने हैं? 9। व्यंजन कितने हैं? 33। ये अब यहाँ से संस्कृत शुरू हो रही है आपकी। आगे लिखें, इसमें मूल स्वर 5 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 5। इसमें मूल स्वर 5 हैं और 5 स्वर कौन कौन से हैं वो लिख दीजिएगा। मूल स्वर हैं आपके अ, ई, उ, री और री। इसमें मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री। ये मूल स्वर हैं आपके। एवं 4 वर्ण संधि अक्षर हैं। ये रहे 4 वर्ण संधि अक्षर हैं। 4 वर्ण कौन से हो गए? संधि के अक्षर। कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। 4 वर्ण कौन से हो गए? संधि अक्षर। कौन कौन से हैं संधि अक्षर? ए, ओ, आई, औ। अब ये संधि के अक्षर क्यों हैं बताओ? पहले ही पढ़ा दिया है। ए, ओ क्या है? गुण संधि होती है। आई, औ क्या है? वृद्धि। तो आई, औ वृद्धि है और ए, ओ गुण है। 4 वर्ण संधि अक्षर है, ए, ओ, आई, औ। अब आगे लिखें, इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों का, इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण लिखना है। इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की या लिख रहा हूं, देखना, अंतिम वर्णों की इत संज्ञा, नया शब्द है, देख के लिखना। अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है? लोप। अंतिम वर्णों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लिखे, तथा इसमें ह वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? लिख दो, ह वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। तथा इसमें ह वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है भाई?
अब ये महेश्वर सूत्र लिखना है, कोशिश करना है मन से लिखें, सामने मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे को आलस नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बताइए, आप बोलेंगे कौन कौन। पहला महेश्वर सूत्र क्या है? अ ई उ, ये आपको देखना नहीं है। आगे क्या होगा? अ ई उ री री। तीसरा क्या होगा? ए ओ, और ये मैं लिख रहा हूँ ग, और चौथा है ए ओ, और चौथा है आई आउच। लिख दो एक बार, अ ई उण। ये अंतिम मैंने लिखना जरूर है, लेकिन जब याद करोगे तो याद नहीं करना भी इसको। पहला महेश्वर सूत्र है अ ई उण, दूसरा है रील रिक, ए ओंग, आई आउच। और आपको याद करना है अ ई उ री री ए ओ आई आउ। बस आपको मैं बता देता हूँ कि मैं ये सब पन्ने हटा दूंगा और कुछ नई चीजें लिखूंगा मैं, और फिर आपको ये कहूंगा कि इसको बिना देखे करो। तो उसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने क्रम क्या बताया आपको, देखो ह, इसके बाद ह य व र ल, यही बताया। फिर 5 4 3 2 1 और लास्ट में स श। और इसीलिए पांचवा माहेश्वर सूत्र है ह य व रट और छठा है हल। ह य व रट और छठा है लड़। लिखो, ह य व रट और छठा लड़, ह य व रट और छठा लड़। अब आ जाइए, फिर कौन सा वर्ण आएगा ह य व र के बाद में? पांचवा। इसलिए सातवां माहेश्वर सूत्र य म ग ण नम, य म ग ण नम, च छ ज ज य, प फ ब भ म, क ख ग घ घ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। पांचवे के बाद में कौन सा आएगा? चौथा। तो चौथा ले आइए। चौथा वर्ण दो माहेश्वर सूत्र में आ रहा है, ज भ य और ग ढ धश, च छ ज ज, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ठ और त थ द थ। इसके बाद में चार के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? तीसरा, ज ब ग ड़ दस, ज ब ग ड़ दस, ये ऐसे 10, ज ब ग च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। अंतिम वर्ण लिखना है लेकिन गिनना नहीं है। चार के बाद में कौन सा आ गया? तीन। तीन के बाद में कौन सा वर्ण आएगा? दो। इसलिए 11वां माहेश्वर है ख फ छ ठ थ च ट ट, और 12वां है क प य। देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक में आ रहा है या दो में आ रहा है, आपको तो सीक्वेंस ध्यान रखनी है। क ख प फ च छ ट ठ द थ, फिर एक च ट त क प, फिर लास्ट क्या बच गया? एक के बाद में स श श। तो क्या आया? स श शर। और 14वां माहेश्वर सूत्र हल। कुल मिला के फिर वर्ण आ गए। वर्ण बहुत लंबा चलेगा, लगभग बहुत टाइम खींचेगा वर्ण, क्योंकि भाषा में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? वर्ण। जिसको ये समझ में आया ना, तो दो विषय पर अधिकार हो जाएगा, संस्कृत पर और हिंदी पर। इसके अलावा और भी भाषाएं हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में पता पड़ेगी। ये माहेश्वर सूत्र हो गई। रटना नहीं है, जितना बोला उतना ही करना है, क्योंकि अभी आगे रटी हुई चीज आएगी नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं रटने वाला, तो आपके काम का ही नहीं रहेगा वो। यदि आप कॉपी, मेरे सामने एक लड़की रहती है, छोटी सी है, संस्कृत है, वो खिड़की में रात को, अभी 12वीं के एग्जाम थे तो चल रहे थे, तो वो खड़ी होकर आई ओण रात को 11:30 बजे, मैं सो रहा था, तो वो आई ओण मैंने कहा तू कर क्या रही है? कि भैया मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा है, मैं तो पिछले 4 महीने से खप रही हूँ इसमें। छोटी सी चीज 15 मिनट की, रात को 11:30 बजे बता दी। पता है माहेश्वर सूत्र 5 मिनट में समझ में आ गई। रटा हुआ विषय कभी नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? बार बार बोल रहा हूं, कोई प्रयोजन से बोल रहा हूं। अब बता देते हैं, संस्कृत भाषा के सिर्फ और सिर्फ 4 ही सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 4। 4 के अलावा 5 बार मैं बोलूंगा आएगा ही नहीं। 4 सिद्धांत में भाषा खत्म कर दूंगा, और 3 आप लोगों को आते हैं, चौथा मैं बताऊंगा। और पहला सिद्धांत है जैसा कर्ता वैसी क्रिया। बहुत आसान है। पहला सिद्धांत क्या है? जैसा कर्ता वैसी क्रिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा सिद्धांत जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। 4 के अलावा 5वां शब्द एंड तक काम में नहीं लूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा। पहला कौन सा था? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। दूसरा है जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। तीसरा संस्कृत का सिद्धांत है जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम देवदत्त था। अब वो पूरे पैराग्राफ में कहीं देवदत्त नहीं आएगा, अब सब सर्वनाम आते रहेंगे। वह खेत में गया, उसने हल को जोता, उसने ये काम किया, उसने खाना खाया, तो उसने वह वो किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? देवदत्त के लिए। इसलिए क्या नियम हो गया? जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम। 3 नियम तो बहुत आसान है। कर्ता क्रिया का कॉम्बिनेशन, और भगवान ने भी तो कॉम्बिनेशन बनाया ना, आपको बता देता हूं, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले ईश्वर ने अरबों खरबों साल पहले ईश्वर के हृदय में काम उत्पन्न हुआ। काम का मतलब होता है भावना उत्पन्न हुई कि यार मैं खाली बैठे बैठे क्या कर रहा हूं, उबास ही ले रहा हूं, क्यों ना सृष्टि को रच दिया जाए। भगवान के मन में काम आया। पता है उसने क्या किया?
10 मिनकों को नीचे पैदा करके भेज दिया। पैदा क्या ऐसे ही उतार दी। मिनक कौन? आदमी। मानव, मानव नहीं, मानव में तो दोनों आ जाएंगे। पुरुष, 10 पुरुष को नीचे उतारा। भगवान को यह भ्रम था कि मेरी सृष्टि चल जाएगी। साला 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, वो अमर फल खा के आए थे पुरुष, 10 के 10 ही रही, 11वां नहीं हुआ। समझ में आ गई? भगवान का भ्रम टूट गया। क्या टूट गया? कि यार ये तो पुरुष 10 ही 10 है। तो पता उन्होंने क्या किया? क्यों ना एक ऐसे तत्व को भेजा जाए। उन्होंने 10 पुरुष के साथ 10 स्त्री भेज दी नीचे। और आज जनसंख्या कितनी है टीवी में भारत की? 129 करोड़ तो नरेंद्र मोदी बोल रहा है। हर चीज एक कॉम्बिनेशन पे चलती है। जब लौकिक व्यवहार कॉम्बिनेशन पे चल रहा है तो आपका वैदिक व्यवहार कॉम्बिनेशन पे क्यों नहीं चलेगा? जैसे एक संसार में रहना है तो एक कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है? पुरुष और स्त्री। ठीक इसी प्रकार से यह कॉम्बिनेशन भाषा का किसका होगा? कर्ता क्रिया, संज्ञा सर्वनाम, विशेष्य विशेषण। अब आ जाइए चौथा नियम। चौथा नियम कहानी सुनाऊंगा बढ़िया सी, ठीक है? जो मेरे साथ घटना घटित हुई वो सुनाऊंगा। आपके जैसे मैं ना खूब कुर्सियों पे बैठा रहता था पहले। ये तो अब यहाँ आके बकबक करते हैं हम लोग, ठीक है? तो बैठे रहते थे और हिंदी पढ़ते थे। पर साली मेरे को आज तक एक बात ये समझ में नहीं आई, आज भी हो, कि मैं 38 साल से हिंदी बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को आज भी कोई शब्द देखना है ना साहब, हिंदी की डिक्शनरी देखनी पड़ती है लगातार, इतने साल तक व्यवहार में आते हुए भी। इसका मतलब मेरे को तो हिंदी का ज्ञान है ही नहीं है। तभी तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि जो भाषा मेरे व्यवहार में है मैं उसी को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, है ना? तो आपके जैसे बैठा रहता था। अब एक टीचर थे, वो पढ़ाते थे कि देखो बेटा, अ प्लस अ मिलके आ होता है। पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? कि अ प्लस अ मिलके क्या होता है? आ। मेरे समझ में आ गया, मेरे दिमाग में एक अधिगम फिट हो गया, अ प्लस अ बराबर आ। थोड़ी देर बाद में करते क्या, वो आपके साथ भी यही घटित होता है। ये अभी भी यही पे इस कुर्सी पर बैठे बैठे घटित होता है, कोई बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद में वो क्या कहते हैं? देखो एक शब्द लिख रहा हूं, सक प्लस अंधु बराबर सकंधु। ऊपर क्या पढ़ाया? अ प्लस अ मिलके क्या हो रहा है? आ। नीचे क्या कह रहा है? सक में अ, अंधु का अ प्लस अ मिलके क्या होना चाहिए? सकांधु। जबकि वो क्या लिख रहे हैं? सकंधु। मैंने कहा सर क्या? मैंने कहा अभी तो पढ़ाया अ प्लस अ मिलके आ होता है, तो भाई सक प्लस अंधु मिलके सकंधु क्यों कर रहे हो? सकांधु करो। तो उत्तर मिलता, दे दो। क्या है ये? क्या है? अपवाद। साला आज तक समझ में नहीं आया ये अपवाद क्या है। आपको आया किसी को? जो चीज सर को आती है वो तो सही, जो नहीं आती है वो अपवाद। मेरे को तो आज तक नहीं आया ये। थोड़ी देर बाद और चलते हैं तो बोलते हैं कि देखो और लिखा रहा हूं, और वो लिखते मार्त प्लस अंड। ऊपर कह रहे अ प्लस अ मिलके क्या होता है? आ। और वो शब्द बनाते हैं मारतंड। मैंने पूछा मारतांडा क्यों नहीं बनाया? बोला नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा? कि अपवाद। अभी अपवाद कौन सी दुनिया का, कौन से ग्रह का शब्द है? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। अब एक बात बताओ कि यार ये तो सर आपके टीचर ने पढ़ा दिया, वो पता पड़ गया आपको। अब कोई टीचर ने पढ़ा ही नहीं तो आपको क्या पता पड़ेगा कि अपवाद क्या है? कितने शब्द अपवाद है? बात समझ में आ रही है? चलो इसका थोड़ा सा एक कहानी सुना दूं बढ़िया सी। हालांकि मैं सुनाता कम ही हूँ, मैं मेरे विषय पे ही रहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें पर कहानी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ विद्यालय की बात, बाकी दूसरी बात ही नहीं। और निश्चित शिक्षण विधि की बात होगी, बगैर इसके अलावा तो आता ही नहीं है। पूरे 24 घंटे 27 साल ऐसे बकबक करते निकल गए। मैं तो घर में जाता हूँ तब भी शिक्षण विधि की बात करता हूँ, खाना खाता हूँ लुगाई के सामने तो भी, ठीक है? तो अब सुनिए वो क्या कह रहा है। पहले मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो पता ही नहीं था कि शिक्षण विधियां क्या चीज है। अचानक से नीचे गिर के स्कूल में आ गए। स्कूल में गए साहब, अपॉइंटमेंट हुआ स्कूल में। कहानी सुन लेना, बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगा अपवाद क्या चीज है। विषय से कभी भी नहीं भटकूंगा, हमेशा विषय पे ही रहूंगा। भटक रहे हो तो आप। मेरे को नौकरी का मेरा पहला दिन था, मेरे को जो जगह मिली वो बहुत दूर मिली, 100 किलोमीटर। सरकार तो बोल ही नहीं सकती, सब ऑनलाइन चल रहा है, अच्छी होती है बहुत, ठीक है? तो आपको भी जो नौकरी मिलेगी ना तो बहुत दूर गाँव में मिलेगी, क्योंकि पहला अपॉइंटमेंट गाँव में होता था। तो गाँव में पहुंच गए साहब। गाँव में बस स्टैंड पे उतारा, एक आदमी मिला पगड़ी पहने हुए। मैंने जिंदगी में कभी गाँव देखा ही नहीं था उससे पहले, नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें क्या हुआ। उतारा बस स्टैंड पे, तो मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये जगह जाना है इस स्कूल में, कौन सी है? बोला ये भौंपड़ी। क्या बोला? ये भौंपड़ी। ये भौं का मीनिंग क्या होता है? ये बड़ी स्कूल। तो मैं मेरे बेचारा बैग लिए पैदल पैदल चला 10 मिनट तक, मेरे को तो कोई दिखा ही नहीं वहां पे। मैंने पूछा और आगे एक आदमी मिला, मैंने कहा भाई यहाँ जाना है। बोला ये भौंपड़ी। मेरे को उस भौं का मीनिंग समझ में नहीं आया, मैंने सोचा यही होगी। फिर बैग पकड़ा, फिर चल दिए साहब। आधा किलोमीटर चला, कुछ दिखा ही नहीं, रेत के दौरे ही दौरे थे चारों तरफ। मैंने कहा साला आ कहाँ गई? पहला दिन। फिर आदमी मिला एक वो गाड़ी वाला, मैंने रुक 2 मिनट क्या, मैंने कहा ये कहाँ है? बोले ये भौंपड़ी में। क्यों नहीं? ये भौं का मीनिंग क्या है ये बता। तो बोले कि यही कोई 11 किलोमीटर। कितने? 11। अरे साला 11 किलोमीटर तुम्हारे लिए भौं है? मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर गाड़ी करी, पहुंच गए साहब वहां जहाँ नियत स्थान पे जाना था। रेत के धुरे ही धुरे थे, बीच में कमल का फूल खिला हुआ था विद्यालय, ठीक है? यहाँ तक कि सीमित नहीं था। तो विद्यालय में पहुंच गए साहब। क्या पढ़ा रहा हूँ? संस्कृत। और विषय कौन सा चला रहा हूँ? आपको याद दिलाना पड़ेगा। क्या?
ध्यान रखना, ठीक है, विषय से नहीं हटूंगा। तो जैसे ही है बाबा अंदर प्रवेश किया तो वहां पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों के बीच में साला आएगा कौन यहाँ पढ़ने के लिए। आप ग्रामीण परिवेश के हो तो आपको पता होना चाहिए। मैं जैसे ही वहां एंट्री की मैंने तो देखो कि भयंकर भीड़ विद्यालय में और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, 12th तक की स्कूल थी। और मैंने कहा तेरी तो इतनी भीड़ कहां से आ गई इन दोनों के बीच में। चलो कोई बात नहीं, अंदर घुस गए। लेकिन उन दोनों में भी एक कमल खिला हुआ था। एक मैडम थी, 3 सर थे और एक प्रिंसिपल। कमल कौन? मैडम, ठीक है। अब आइए आगे। 4 टीचर, कितने टीचर? 4। 12th तक की स्कूल थी वो, ठीक है। और 5वां मैं। जब मैं गया तो मैंने बोला सर को कि सर कुछ ज्वाइनिंग करनी है। बोले कि नहीं हो। मैंने कहा हाँ सर नया हूँ। तो बोले कभी 5 मिनट रुको बाद में करना। तो मैंने कहा क्या करूँ तब तक के? जाओ प्रार्थना कराओ। मेरे को क्या बोला? जाओ प्रार्थना कराओ। मेरा समझ में नहीं आया साला मैं प्रार्थना करूँ। मैंने कहा साहब प्रार्थना आती नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, बच्चों से करवाओ। आज से ये काम तुमको दिया, ये लो तुम्हारे नाम का प्रभार। बिना ज्वाइन किए प्रभार लिया हुआ आदमी आपके सामने खड़ा है, ठीक है। अब मैं प्रार्थना स्थल पर गया साहब, ठीक है। प्रार्थना स्थल पर जाके मैंने विद्यार्थियों को, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को आगे आ रहे हैं प्रार्थना करा। तो विद्यार्थी मेरे को क्या बोलता है? सर नए हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल नया। क्या आज के बाद भविष्य में कभी भी मेरे को प्रार्थना के लिए मत कहना। ये पहले दिन का पहला मेरा शॉट विद्यालय का, कभी नहीं भूल सकता। मैंने कहा तेरी तो ये तो मामला ही गड़बड़ है यहाँ तो मैंने सर को बोला कोई प्रार्थना नहीं करा रहा है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को, तुमसे ये बच्चे नहीं समझे जा रहे। चलो तुमको एक गुरु मंत्र देता हूँ और गुरु मंत्र ये है कमजोर पर प्रहार करो। साले जाते ही 12वीं में भिड़ गए। तुमको कमजोर बच्चे नहीं दिख रहे पहली से 5वीं के? बात मेरे समझ में आई हो। मैंने पहली से 5वीं में छोटे छोटे से विद्यार्थियों को देखा जो सबसे छोटे थे। उनको मैंने कहा दूंगा एक मिनट। अब वो बच्चे डरते डरते आगे आए। अब मैंने बोला कि खड़ा हो प्रार्थना कर। आप क्या समझ रहे हैं मजाक कर रहा हूँ? क्या मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूं। 2 प्रकार का शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक। मेरे लिए भयंकर समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? कि विद्यालय का एक भी विद्यार्थी प्रार्थना के लिए तैयार नहीं। ये मेरे लिए निदानात्मक शिक्षण हो गया। मैं खोज कर रहा था कि यार प्रार्थना क्यों नहीं करा रहा है। तुम लोग बीएड एसटीसी करके आए हो, 5 साल झक मारे। मेरी क्लास में एक भी विद्यार्थी है ना साहब, वो 3 घंटे पढ़ाता था ना, बाल नहीं निकलता था। मैं भी तुमको छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करूँ ना, तुम वहीं टपला जाओगे। सत्य कथा है, ठीक है। उदाहरण से कभी अधिगम नहीं होता है, प्रत्युदाहरण से होता है। इसीलिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रत्युदाहरण होता है। मैं वही दे रहा हूं। अब उस विद्यार्थी को पूछा 4वीं क्लास के, बेटा तेरे को प्रार्थना आती है? आती है साहब। तो फिर क्यों नहीं करा रहा है? बोला कि साहब प्रार्थना इसलिए नहीं करा रहा हूं कि अभी आप यहाँ पे खड़ा करोगे फिर प्रार्थना करा दोगे। मैंने कहा हाँ तो फिर आप कहोगे कि और कराओ कुछ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू प्रार्थना करा। तो मेरे को बोला कि साहब प्रार्थना ही कहोगे? मैंने कहा 100% प्रार्थना ही कहूंगा। उस विद्यार्थी ने प्रार्थना करवा दी। मेरा तो बोझ उतर गया साहब। प्रार्थना करवा के वो दोनों छोटे छोटे टिंगर ये भाग गए स्कूल से। मेरे को ये पहले दिन का है मेरा स्कूल का, भाग गए। मेरे को मामला समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इतने में साला पीछे से चिल्लाया प्रतिज्ञा कराओ। क्या कराओ? प्रतिज्ञा। मैंने कहा ये प्रार्थना की बहन तो चली गई नहीं, प्रतिज्ञा और आ गई। अब मैं उन दोनों बच्चों को पकड़ के लाया। मैंने कहा भाई प्रतिज्ञा करा दे कि साहब आपको छाछ पिला दूंगा, दूध दूंगा, सेवा करूंगा, फल खिलाऊंगा, प्रतिज्ञा के लिए मत कहो। मैंने कहा तेरी प्रॉब्लम क्या है, समस्या बता, ताकि निदान ढूंढ रहा हूं ताकि मैं इसका उपचार करूं। ये निदानात्मक शिक्षण ऐसे होता है। अब उस विद्यार्थी ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया मेरे को कि साहब प्रतिज्ञा, और बड़ा विचित्र, और आप सुनना बच्चे का मनोविज्ञान क्या होता है। मेरे को कहता है कि साहब प्रतिज्ञा बहुत खतरनाक है। मैंने कहा क्या खतरनाक है? कि साहब बाकी सब ठीक है, इसमें लास्ट लाइन खतरनाक है। मैंने कहा क्या खतरनाक? 4वीं क्लास का विद्यार्थी मेरे को कह रहा है। मैंने कहा क्या खतरनाक है? सारे भारतीय मेरे भाई बहन। अब सारे भारतीय मेरे भाई, 4वीं क्लास का ये मेरे को निदान मिल गया। बच्चे की कठिनाई पता पड़ गई, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। बच्चा ये समझ रहा है कि साहब आप हाथ खड़ा करा के यूं करा के शपथ ले रहोगे, आप बुलवा तो दोगे, फिर पूरे गांव वाले हमको छेड़ेंगे कि साला कवारा मरेगा, ये ठीक है, क्योंकि तूने शपथ ली है। फिर मैंने कहा कि बेटा शिक्षक को ध्यान रखना, खड़ा हो जा, माइक लगा यहाँ। क्यों सर? मैंने कहा तेरा निदान का उपचार मेरे पास है, क्योंकि उपचार तो मैं ही करूंगा, शिक्षक ही करेगा। चलो ठीक है। मैंने कहा बोल जोर से, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है। बेचारा आंख बंद करके बोल रहा है सारे भारतीय भाई बहन है। मैंने कहा एक बार और, 5 बार बुला के। फिर बच्चा बड़ा यूं दयालु भाव से मेरे सामने, आप सर आगे आगे। मैंने कहा अब लास्ट बार बोल सारे भारतीय मेरे भाई बहन है। उसने कहा कि सारे भारतीय मेरे भाई बहन। मैंने कहा अब बोल तो दिया कि हाँ बोल दिया, कि अब मुंह आंख बंद करके कह दे 1 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, 3 को छोड़, तू जितनी संभाल सकता है वो छोड़ दे। समझ में आ गई? अब जितनी संभाल सकता है तू छोड़ दे। नियम ही 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियम होता है उत्सर्ग नियम, जिसे हम कहते हैं सामान्य नियम। सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्थानों पर जो उत्सर्ग नियम का निषेध कर देता है, हम उनको कौन सा नियम कहते हैं? अपवाद। तो संस्कृत भाषा का चौथा और अंतिम नियम वो क्या हो गया? नियम ही कितने प्रकार के हैं? 2।
पहला नियम उत्सर्ग शास्त्र है जिसको हम कहते हैं सामान्य नियम, और एक स्तर पर, दो स्तर पर यदि वो उत्सर्ग शास्त्र का निषेध कर देता है तो वो नियम कौन सा कहलाता है? अपवाद। शब्द न तो आपने बनाए न हमने बनाए, शब्द पहले से बने हुए हैं। यदि शब्द में ये लिखा हुआ है शकंदू, ये मैंने थोड़ी बनाया है, आपने बनाया क्या? ये मैंने भी नहीं बनाई, तो पहले से बना हुआ है। जब पहले से बना हुआ है तो ये अ प्लस अ का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। तो जब लागू नहीं होता ना, शब्द यही है, तो ये सामान्य नियम का क्या कर रहा है? निषेध। इसके लिए हम क्या कहते हैं? ये कौन सा शास्त्र है? अपवाद। तो संस्कृत के कितने नियम हो गए? 4। बार बार रिपीट होते रहेंगे, ध्यान रखना। 4 के अलावा 5वां नहीं बोलूंगा। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसा संज्ञा वैसा सर्वनाम, और नियम ही कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? सामान्य और अपवाद। ठीक है भाई। अब यहां आइए, देखिए ये आपकी जो भाषा है ना, आपको है ना हर चीज का संकेत इन्हीं में मिलेगा। जिसको माहेश्वर सूत्र एकदम क्लियर है, सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। देखिए च वर्ग से प्रारंभ हो रहा है, च छ ज ज य। चौथा अक्षर च वर्ग से प्रारंभ हो रहा है, च छ ज। तीसरा अक्षर च वर्ग से प्रारंभ हो रहा है, और ये कहां से शुरू हो रहा है? क वर्ग से। ये माहेश्वर सूत्र में भी क्या हो गया? अपवाद। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नियम कितने प्रकार के हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? सामान्य और अपवाद। मैं 5वां कोई भी नियम काम में नहीं लूंगा। समझ में आ रही है? अब ये माहेश्वर सूत्र हो गए। इन माहेश्वर सूत्रों में मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अंतिम वर्ण नहीं गिनना। क्यों नहीं गिनना? क्योंकि उसका लोप हो जाता है। जब उसका लोप होता है तो हमारे सामने एक प्रश्न है कि लिखा ही क्यों? जब लोप है तो इतने लिख देते हैं ही। तो इसका प्रयोजन है, और इसका प्रयोजन होता है प्रत्याहार बनाना। लिखो, हेडिंग लगाओ, प्रत्याहार। अपना अगला टॉपिक, संस्कृत शुरू नहीं हुई है, आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अभी। ठीक है, बहुत अगाध समुद्र है, हम अभी सीढ़ियों को उतर रहे हैं कि अरे पहले प्रिपेयर तो कर दूं कि तैयार करके अंदर ले जाऊंगा मैं। हेडिंग लगाएंगे प्रत्याहार। चलिए पहले एक सूत्र लिखता हूं, जहां सूत्र की जरूरत है वो लिखना है, बिना जहां आवश्यकता है वहां लिखाऊंगा। और इसका सूत्र है आदि रंत्येन सहिता। मैंने संधि नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपसे संधि के सवाल जरूर करूंगा। आदि रंत्येन सहिता, सामने देखिएगा, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, संधि बताना। आदि रंत्येन सहिता, किसकी ध्वनि आ रही है? ए कौन सा वर्ण है? इसलिए गुण संधि है। समझ में आ रही है? अब आदि रंत्येन सहिता, इसका अर्थ लिखेंगे। पहले सूत्र लिख दीजिए, आदि रंत्येन सहिता, और इसका अर्थ लिखेंगे अंतिम। देखो पहली बार लिखने में कठिनाई होगी थोड़ी, पर लिखने का तरीका ये होता है बिना सोचे लिखना। मैं बोल रहा हूं, लिखते रहना, माथा नहीं लगाना बिना फालतू का। समझ में आ रही है? क्योंकि जब समझाऊंगा वो तो समझ में आएगा। अभी लिखा रहा हूं, लिखेंगे अंतिम इत संज्ञक, अंतिम इत संज्ञक, और इत संज्ञक के ब्रैकेट में लिख दो लोप। इत संज्ञक के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लोप। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होता हुआ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होता हुआ आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होता हुआ आदि वर्ण न केवल स्वयं का ज्ञान कराता है, न केवल स्वयं का ज्ञान कराता है, अपितु बीच में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। अपितु बीच में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। अंतिम वर्ण को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता। अंतिम वर्ण को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता क्योंकि उसका लोप हो जाता है। एक भी शब्द समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया बताए? लिखते समय, एक तो लिखते समय आपका ध्यान लिखने में इसलिए नहीं आया, दूसरी चीज इसलिए नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज इसलिए नहीं आया क्योंकि भाषा क्लिष्ट आ गई। अब इसको सरल भाषा में लिखेंगे। लिखो अर्थात माहेश्वर सूत्रों में अंतिम, ये इधर से देखना, अंतिम इत संज्ञक वर्ण को, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम इत संज्ञक वर्ण को जब आदि वर्ण से मिलाया जाता है, तब प्रत्याहार बनता है।
इसमें इसमें आदि वर्ण, इसमें आदि वर्ण न केवल, इसमें आदि वर्ण न केवल स्वयं का, आदि वर्ण न केवल स्वयं का ज्ञान कराता है, स्वयं का ज्ञान कराता है, अपितु अपितु बीच में आने वाले, अपितु बीच में आने वाले वर्णों का भी, बीच में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। प्रत्याहार का अर्थ है, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, और यह व्यवहार में, और यह व्यवहार में लघुता के लिए आवश्यक है, और यह व्यवहार में लघुता के लिए आवश्यक है। अब ये सारी बातें लिखती है, अब थोड़ा सा इसमें से ग्रहण करना है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है बड़ी से बड़ी चीज को छोटे से छोटे शब्दों में कह देना। संस्कृत का अर्थ ही संक्षिप्तीकरण है। और आपको बता देता हूं कि संस्कृत भाषा 30 या 40 शब्दों में खत्म हो जाएगी। कितने शब्दों में? आपको इतना लंबा चौड़ा रजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, मात्र 30 और 40 शब्द, इससे संक्षिप्तीकरण और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गई? तो अब ये संक्षिप्तीकरण कैसे करते हो आप? तो ये कह रहा है कि माहेश्वर जो सूत्र, अब आपको करना क्या है, माहेश्वर सूत्र तो भी आप जो प्रत्याहार तो बना दोगे अभी आप, लेकिन आपको मैं जो भी लिखूंगा उसके लिए आपको उत्तर देना है। कंठ एक बार ही खोलना है। समझ में आ गई? मुंह कितनी बार खोलना है? एक बार, और कोशिश करना उत्तर दीजिए। और आपका बताओ पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा था? अ, ई, उ, ये ना जोड़ दिया, चलो आगे री, री, तीसरा ए, ओ, और चौथा आई, औ। सब कुछ यही याद करना है, घर जाके कुछ नहीं। अब मैं पहला माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूं, नहीं ये प्रत्याहार लिख रहा हूं, अक। क्या लिख दिया? अक। देखो कैसे बना। अंतिम वर्ण को आदि वर्ण से मिला दो। आपने अपनी कॉपी में ये लिखा है, अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण हमेशा ये होगा व्यंजन, हलंत, आधा। अंतिम वर्ण को आदि वर्ण से मिलाओगे तो क्या बन गया? प्रत्याहार। अब इसमें हो क्या रहा है? अंतिम वर्ण आदि वर्ण से मिलेगा तो प्रत्याहार बनेगा। इसमें आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनका ज्ञान स्वतः होगा। अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना? क्योंकि उन वर्णों का क्या हो जाता है? लोप। तो बताओ अ और क के बीच में कौन से वर्ण आ रहे हैं? अ, ई, उ, ये गिनू क्या? नहीं, आगे री, री। एक शब्द में उत्तर दीजिए कि मैंने क्या लिखा है। मेरे को पता था हर बैच में यही मिलता है, सूरदास थोड़ी हूं कोई, मेरे को पता है अक लिखा है, ये तो मैंने ही तो लिखा है, और अक का मीनिंग भी अ, यू, री, री मैंने ही लिखा है। अब बोलो उत्तर क्या है? अक बराबर ह्रस्व स्वर, अक बराबर ह्रस्व स्वर, खत्म। जो सीक्वेंस आप क्या समझ रहे हैं? कोई भी टीचर बिना योजना के आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। पहले हिंदी पढ़ाई ना, संस्कृत में लाया, वापस हिंदी की सीक्वेंस सेट करूंगा। अक, अक, अब ये नहीं रटना, अक बराबर ह्रस्व स्वर, ऑटोमेटिक आ गई। अक में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ, ई, उ, री, री। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ये सिर्फ मेरी आवश्यकता है इसलिए लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं इक, कहां से शुरू करोगे? इको एनची आएगा, इसलिए लिख रहा हूं। कहां से शुरू करोगे? कहां तक लाओगे? बताओ कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ई, उ, री, री। ये मैंने मेरी आवश्यकता के लिए लिखा है, ठीक है। नंबर तीसरा मैंने लिखा एंग। क्या लिखा? एंग। कहां से शुरू करूं? कहां तक लाऊं? बताओ कौन से वर्ण आ रहे हैं? ए और ओ। ये क्या है? ए और ओ क्या होते हैं? गुण। अ, ई, उ, री, री, अक है। ए, ओ, एंग है। समझ में आ गई? अक बराबर ह्रस्व स्वर, एंग बराबर गुण, ठीक है। अब आइए आगे, चौथा लिख रहा हूं ऐच। क्या लिख दिया? ऐच। बताओ ऐच में कौन से वर्ण आ रहे हैं? आई और औ। ये क्या है? वृद्धि। ये क्या हो गई? वृद्धि। अक, अक बराबर ह्रस्व स्वर, एंग, एंग बराबर गुण, ऐच, ऐच बराबर वृद्धि। अब यदि ये संधि है तुम्हारी, यदि कह दिया पांचवा एच, बताओ कहां से शुरू करोगे? कहां से शुरू करोगे? ए से च तक। बनाओ क्या बन रहे हैं? ए, ओ, आई, औ। ये एच बराबर गुण प्लस वृद्धि, गुण प्लस वृद्धि मिलके क्या होगी? अयादि। अक बराबर ह्रस्व स्वर, एंग बराबर गुण, ऐच बराबर वृद्धि, और अच, और अच। पहले दिन पढ़ाया, पहले दिन पहला शब्द अच। अच को शुरू करो, कहां से शुरू करोगे? अ से। कहां तक लाओगे? च तक। बोलो क्या आ रहा है? अ, ई,
उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये सब क्या है? स्वर। इसीलिए अच को क्या कहते हैं? स्वर। पुनः हिंदी की सीक्वेंस सेट हो गई। अक, अक बराबर ह्रस्व स्वर, एंग, एंग बराबर गुण, ऐच, ऐच बराबर वृद्धि, एच, एच बराबर गुण वृद्धि और अच, अच बराबर स्वर। समझ आ रही है? लिखो। हाँ, लिख दीजिए एक बार। अब आएंगे व्यंजन के ऊपर, और व्यंजन पढ़ते ही आपको पता पड़ जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रत्यार। अब आपको पता है, एक दिन एक बच्चे ने मेरे से पूछा, क्लास सेकंड के विद्यार्थी ने, दूसरी क्लास के, आप लिखते रहिएगा, बातें तो मैं करता रहता हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं खड़ा नहीं रह सकता चुपचाप यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अगला विषय दिख रहा है, क्या चलाना है। एक क्लास सेकंड के विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि सर आपसे, और मेरे विद्यार्थी मेरे से बड़ा फ्रैंक है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, वो मैं उनका उत्तर जरूर देता हूँ। ये मेरी विशेषता। मेरा बच्चा भी कुछ भी पूछता है। एक दिन मेरे को मेरा बच्चा पूछता है कि सामने औरत खड़ी है, वो कौन है? मतलब मेरी पत्नी के बारे में। मैंने उसको पूछा, तेरी माँ है क्या? नहीं, मेरी तो माँ है, पर आपकी कौन लगती है? मैंने कहा मेरी पत्नी है। दादा के साथ वो औरत रहती है, वो कौन है? मैंने कहा दादी है। अच्छा, चाचा के साथ रहती है वो? मैंने कहा चाची है। काम की बात ही बोलूंगा, फोकट की नहीं बोलूंगा। फिर मेरे को पूछा, ये सामने जो भाई साहब रहते हैं, इनके साथ में भी एक औरत रहती है, वो कौन है? मैंने कहा वो इनकी लुगाई है। बच्चे ने एक संबंध स्थापित कर लिया, क्या? कि जहां जहां आदमी होता है वहां वहां औरत होती है। उसने संबंध, कार्य कारण सिद्धांत। उसने मेरे से पूछा कि पापा, सबके एक एक औरत पास में है, मेरे कब आएगी? अब आप बताओ, आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही। आप बताओ, वो बेचारा 11 साल का है, औरत ले आऊं क्या? वो कहते हैं हाँ हाँ कह रहे हो तो थोड़ा सा वो मजाक वाला सवाल है, ले आऊं क्या? नहीं। तो कब लाऊं ये कह रहा हूं, जब समय आएगा तब। कोई भी विषय खुलेगा कब? जब उसका समय आएगा। आप पहले दिन मेरे से पूछते हैं अच का मीनिंग स्वर क्यों कहा, तो मैं उत्तर न तो देता न मैं बताता। इसका समय यहां आया है। समझ आ रही है? अक, अक बराबर ह्रस्व स्वर, एंग, एंग बराबर गुण, ऐच, ऐच बराबर वृद्धि और अच बराबर स्वर। पुनः हिंदी भाषा से ऐड कर ली आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। लिख दिया ये? चलो लिखो। तो 2.5 मिनट का पेपर होता है रीट का, संस्कृत का। यदि 2.5 से 3 मिनट लगाते हो तो आपकी कमजोरी होगी। सेकंड ग्रेड का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर मात्र और मात्र 18 और 20 मिनट में खत्म कर देते हैं विद्यार्थी। यदि कोई संस्कृत कहे तो पता है उनको। समझ में आ गई? यदि 2.5 मिनट में 30 क्वेश्चन से ज्यादा लगा रहे हो तो आपकी कमजोरी है ये। सोचना ही नहीं है वहां तो कुछ। वो कहेगा अक, अब सवाल देखो क्या आ रहा है। वो कहेगा कि अक में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं आता, तो उत्तर पहले से पता है। अक किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को। तो वो कह रहा है अक में कौन सा वर्ण नहीं आ रहा है, तो उत्तर दे रहा है अ, ई, उ या ए। कौन सा नहीं आ रहा है? ए। खत्म। अच में कौन सा स्वर नहीं आता, कौन सा वर्ण नहीं आता? तो अ, ई, उ और क। अच बराबर स्वर, तो क नहीं आए। शब्द देखा नहीं, उत्तर मिलेगा वहां। ऐसा नहीं है कि अपने को जो दिमाग तक तो बात पहुंचेगी नहीं। समझ, दिमाग तक पहुंचेगी वो सिर्फ शिक्षण विधियों की पहुंचेगी, बाकी इसकी नहीं पहुंचेगी। चलिए, ये तो हो गई बात। यहाँ अब ये भूल गया मैं, थोड़ा याद दिलाओ, क्या लिखूं इसको? ह आगे, य, व, र, ल आगे, 5 4 3 2 1 स, श, ह। ये है। चल ठीक है फिर। चल अभी ये भी हटा दूंगा मैं। अब आप देखो, आपका पांचवा माहेश्वर सूत्र था हय व रट, यही था। छठा था लण, सातवां था, पांचवा य, म, ग, ण, नम। अगला 8वां था ज, व, य। 9वां था, चौथा अक्षर आ रहा है ग, ढ, द, श। 10वां आ रहा है तीसरा ज, ब, ग, ढ, दस। 11वां आ रहा है पहला दूसरा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। 12वां आ रहा है स, श, शर और ए गलत हो गया, च, ट, त। फिर आ रहा है क, प, य। फिर आ रहा है 13वां स, श, शर और 14वां आ रहा है। ये आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं और साथ में ये बता रहा हूँ, मेरे को आता भी है थोड़ा बहुत। ठीक है ना? चलो अब एक शब्द लिख रहा हूं, बताते रहना। एक आपको उत्तर एक शब्द में ही देना है। बड़ा अच्छे अच्छे मुंह है तुम्हारे, बड़े सुंदर सुंदर है, ठीक है, लेकिन मुख का सौंदर्य कभी भी गोरी चमड़ी से नहीं होगा, सुंदर चश्मे से नहीं होगा। वान्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। मुंह से शब्द निकालो ताकि पता पड़े कि तुम्हारी बोली कैसी है। ठीक है, तो सबको बोलना है और एक शब्द में बोलना है। मैं लिख रहा हूं चर, लिख दिया साहब। च से शुरू करके र तक लाना, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। ये रहा च, यहां से र तक लाना है। तो एक बार आप सोचो क्या लिखूं। च, ट, त, क, प, स, श। 1 मिनट के लिए यदि मैं इस स, श, श को अलग कर दूं 1 मिनट के लिए, तो बताओ चर। मैंने क्या लिखा चर में? च, ट, त, क, प। ये क्या है? आप 1 मिनट, थोड़ा इनको ही बोलना है, तो थोड़ा है ना, क्योंकि आपके तो पढ़ा हुआ है ना कि पहली बारी है। चलो पहली बारी है, तब तो फिर जोर से बोलो चर। ये क्या लिखा मैंने? वर्ग का पहला अक्षर। ये वर्ग का पहला अक्षर। चर बराबर वर्ग का पहला। मान के चलना, जहां कहीं भी वर्ग का पहला अक्षर आएगा चर संधि होगी, दूसरी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। यदि कह दिया उत्थानम,
क्या कह दिया? उत्थानम। वर्ग का कौन सा अक्षर दिख रहा है? और वर्ग का पहला अक्षर संधि कौन सी है? चर। अब आपको क्या याद रहा? देखो, अक, अक बराबर रस्व स्वर, एंग, एंग बराबर गुण, ऐच, ऐच बराबर वृद्धि, अच, अच बराबर स्वर, और वर्ग का पहला अक्षर चर है। लिख दो पहले एक बार, चर। चर बराबर वर्ग का, देखो इसको, ये मेरे लिए ये मैटर नहीं है कि ये च आगे आ रहा है, ये त आ रहा है, कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रखना है, वर्ग का पहला अक्षर क्या कहलाता है? चर। लिख दो चर। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? च, ट, त, क, प, और स तो आ ही रहा है, ठीक है ना? तो चर बराबर वर्ग का पहला अक्षर। चर बराबर वर्ग का पहला अक्षर। बुद्धि क्रम मांगती है। बुद्धि क्रमिक सिद्धांत पढ़ा है नहीं? क्रम का सिद्धांत बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत है, बुद्धि लब्धि के। थर्मन है, स्टोर्न है उसके, ठीक है, थॉर्नडाइक है, उसके बहुत सारे सिद्धांत है। उसमें क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। जो बुद्धि हमेशा किसी भी विषय को किसमें लेना चाहती है? क्रम में। मैं वही क्रम में लाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैंने लिख दिया खर, क्या लिख दिया? अब खर। कहां से शुरू करोगे? ख से र तक लाओ। बताओ कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? क, फ, आगे छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, और स तो है ही है। एक मिनट के लिए स को अलग कर दीजिए। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। वर्ग का पहला अक्षर चर है, वर्ग का पहला और दूसरा खर है। समझ में आ रही है? अब यदि भाषा के, मैंने पहले आपको है ना ऐसे वर्णों को रटना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं। अभी मैं करूंगा क्या? एक अलग ही काम करूंगा। ये तो पढ़ा रहा हूं अभी, इसके बाद में मैं सब बता दूंगा ये सारी चीजें, और फिर कहूंगा बनाओ। कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हारे सामने, ये लिखे हुए थोड़ी रहेंगे कोई। यदि ये लिखे हुए रहेंगे तो फिर मैं पढ़ा क्या रहा हूं, जब थोड़ी मार रहा हूं कोई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अक, अक बराबर रस्व स्वर, एंग, एंग बराबर गुण, ऐच बराबर वृद्धि, क्रम देखना, अच बराबर स्वर, वर्ग का पहला अक्षर चर है, वर्ग का पहला दूसरा खर है। अब मैं लिख रहा हूं जस। बताओ जस, ये रहा जस। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? कौन कौन से आ रहे हैं? दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? ये रहा, देखो जस, ये रहा, ज से लेकर उल्टा चलते रहो ऊपर। देखो ज और स, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ज, ब, ग, ड़ और द। ये क्या है? ज, ब, ग, ड़, द है क्या? ये वर्ग का तीसरा अक्षर। वर्ग का पहला अक्षर चर है, वर्ग का पहला दूसरा खर है, और वर्ग का तीसरा जस है। एक बार हिंदी की क्लास चल रही थी, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, 2013-14 की। तो विद्यार्थी बहुत सारे थे, सर लेट आए थोड़ा, तो बोले कि यार 2 मिनट थोड़ा, मैंने क्लास छोड़ी थी, तो यार हिंदी की क्लास थोड़ा देख लो, 5 मिनट, आपके संस्कृत का सिमिलर सब्जेक्ट है। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। संयोग क्या रहा साहब वहां पे? संयोग ये रहा कि मैं उस हिंदी की क्लास में जब गया ना, तो उस हिंदी की क्लास में ये शब्द लिखा हुआ था हल संधि, और हल संधि में लिखा हुआ था जसत्व संधि, और उसका एक लिखा हुआ ही था, मैंने कुछ किया ही नहीं, वहां पर शब्द लिखा हुआ था सुबंत, ये लिखा हुआ था। मैं जब वहां गया, मेरे को तो छोटा सा टॉपिक चाहिए था पकड़ने के लिए, ताकि मैं मेरे आधे घंटे तक, मैंने कल भी बोला, मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि 2 घंटे तक विद्यार्थी चुपचाप बैठे रहे। मैं वहां पर भी यही कर रहा था कि बस बोले नहीं कोई। जैसे ही मैंने ये शब्द देखा तो मैंने विद्यार्थियों को पूछा कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो वो बोले सुबंत लिखा हुआ है। मैंने अंडरलाइन करके पूछा संधि बताओ। सारे विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थियों का दुस्साहस देखो आप, वो क्या बोल रहे हैं? साहस नहीं, दुस्साहस। क्या बोल रहे हैं मेरे सामने कि सर सुबंत में जसत्व संधि है। क्या बोल रहे हैं? जसत्व। मेरे लिए तो पर्याप्त था, मैं 6 घंटे तक खींच सकता हूँ किसी आदमी को। मैंने कहा जसत्व संधि? बोला हाँ। मैंने कहा बताओ जस का मीनिंग। हिंदी वाला बता सकता है जस का मीनिंग? बता सकता है कभी? क्योंकि जस आता किसमें है? महेश्वर सूत्रों में। महेश्वर सूत्र कौन सी भाषा में है? एक भी विद्यार्थी नहीं। मैंने कहा तुमको किसने कहा जसत्व संधि है? बोले सर ने कहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा जसत्व संधि किसका भेद है? तो एक भी विद्यार्थी व्यंजन नहीं बोला। फिर बोले हल संधि। मैंने कहा हल का मीनिंग बताओ। कैसा हल का मीनिंग? व्यंजन। मैंने कहा व्यंजन क्यों होता है? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। वर्ग का तीसरा अक्षर जस होता है, ये कहां से निकल रहा है? माहेश्वर सूत्रों से। यानी वर्ग का तीसरा दिखा नहीं, संधि जसत्व ही है। जैसे देखना, यदि लिख दिया कृदंत, ट, थ और द, वर्ग का तीसरा अक्षर संधि कौन सी रहेगी? जसत्व। यदि कह दिया दिगंबर, क, ख और घ, वर्ग का तीसरा जसत्व। यदि कह दिया वाग भट्ट, क, ख और घ, बराबर वर्ग का तीसरा। आप नामकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना संधियों के। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। तो वहां पर क्या देखना पड़ेगा? वर्ण। और वर्ण में आप क्या देखोगे? जैसे ही वर्ग का पहला अक्षर दिखा, संधि चर है, और यदि पहला दूसरा शामिल दिखेगा तो संधि खर है, और वर्ग का तीसरा अक्षर संधि कौन सी होगी? जसत्व। ठीक है भाई। अब वर्ग के तो बाकी कल करेंगे।